हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप जो है हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, लाइन वाइज पेपर 1 के लिए आपको वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि फ्लाई ऐश, ठीक है, फ्लाई ऐश का निर्माण, करोनिया का निर्माण निम्न में से किन तत्वों से होता है। ठीक है, तो पहला जो तत्व दे रखा है वो दे रखा है एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, तो इससे भी होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से भी होता है और कैल्शियम ऑक्साइड से भी होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और कौन कौन से तत्व होते हैं जिससे कि फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। फ्लाई ऐश का मतलब देखा हो आपने, कुछ हवा के अंदर धूल के कण होते हैं जो कि उड़ते हैं और वो जो है हमारी वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, इससे कई प्रकार की बीमारियां वगैरह भी होती हैं, हमारी आंखें जो होती हैं लाल हो जाती हैं। ठीक है, काफ़ी सारा जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका हमारे शरीर पे। ठीक है, फ्लाई ऐश, तो ये सब चीज़ों से तो बनती है फ्लाई ऐश। और कौन कौन सी चीज़ें होंगी तो वो भी आपको जो है याद रख लेनी है, जैसे कि शीशा हो गया। ठीक है, शीशा हो गया, आर्सेनिक हो गया, और क्या कहते हैं कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया। ये सभी कण भी जो है फ्लाई ऐश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इनको भी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण है। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जितने भी यहाँ दिए हुए हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ये भी प्राथमिक प्रदूषक तत्व है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी प्राथमिक प्रदूषण में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्राथमिक प्रदूषण में आते हैं। अच्छा, प्राथमिक प्रदूषक तत्व और द्वितीय प्रदूषक तत्व में अंतर मैं बता दूं आपको। प्राथमिक प्रदूषक तत्व वो होते हैं जो कि सीधे तौर पर पर्यावरण को दूषित करते हैं या प्रभावित करते हैं, जबकि द्वितीय प्रदूषक तत्व वो होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि सल्फर गैस जब है ऊपर हवा में जाती है तो वो जल वगैरह से अभिक्रिया करती है, उसके बाद जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। ठीक है, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये दूसरी प्रदूषण आता है। ठीक है, द्वितीय प्रदूषण की श्रेणी में आता है। तो प्राथमिक प्रदूषण में आपको नाम याद रखने, एग्जाम में पूछा गया इसीलिए मैंने जो है ये क्वेश्चन स्पेशली लिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कौन कौन से प्राथमिक प्रदूषण में आ सकते हैं ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि एक और आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जितने प्रकार के जो विविध रूप से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी जो हैं प्राथमिक प्रदूषण में गिने जाते हैं। और द्वितीय वाला मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता दिया विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है, क्या उपलब्ध कराती है। सुस्पष्ट रियलिटी, व्यक्तिगत श्रवण या फिर सहभागी अनुभव। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सहभागी अनुभव करवाती है हमें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम्स के लिए अब बहुत कम समय बचा है। तो आप जितनी अच्छी तरह से अपना रिवीजन कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ज़रूर उस वीडियोज़ को देखें। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से साक्ष्य सामग्री में द्वितीय स्रोत का हिस्सा है। द्वितीय स्रोत का हिस्सा है। तो देखें, जो साक्ष्य सामग्री होती है
उसमें दो प्रकार के स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और द्वितीय स्रोत। तो द्वितीय स्रोत का हिस्सा है, तो देखें ईयर बुक ये द्वितीय स्रोत में आती है, इंसाइक्लोपीडिया भी द्वितीय स्रोत में आती है, और संपादक या संपादित जो ग्रंथ होते हैं वो भी द्वितीय स्रोतों में गिनी जाती है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अच्छा, साक्ष्य सामग्री में प्राथमिक और द्वितीय जो है, अब इनमें इन स्रोतों में अंतर क्या होता है? तो जो प्राथमिक स्रोत होते हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर लिए जाते हैं, जबकि जो द्वितीय स्रोत होते हैं वो अप्रत्यक्ष तौर पर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक जो स्रोत हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि प्राथमिक स्रोत में आ जाती हैं मूल किताबें या मूल पुस्तकें, ठीक है, जो कि व्यक्ति के द्वारा हाथ से अपने लिखी जाती है। इंटरनेट, अब इंटरनेट में विकिपीडिया मत मान लेना, इंटरनेट पे कई लोग अपने पर्सनल ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मूल लेख आ गया, शोध प्रबंध आ गया, या शोध लेख आ जाएगा। ठीक है ना, ये सारे के सारे प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं आंकड़ों के। ठीक है, जबकि द्वितीय स्रोतों में कौन कौन से आ जाएंगे? द्वितीय स्रोतों में आ जाएंगे, अब ये तीन तो मैंने आपको बता दिए, ईयर बुक, इंसाइक्लोपीडिया, संपादित ग्रंथ, ठीक है, और आ जाएंगे अनुवादित पुस्तकें, अनुवादित पुस्तकें। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यशाला में भाग नहीं लेता है? कार्यशाला, वर्कशॉप की यहाँ पे बात की जा रही है। तो कार्यशाला में कौन कौन? देखिए, संचालक होता है, आयोजक होता है, विषय विशेषज्ञ भी होता है, लेकिन वक्ता नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, तो वक्ता की जगह पे सहभागी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सहभागी होता है इसके यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का कारक है? तो मृदा प्रदूषण जो है वो रसायनों के प्रयोग से होता है, लवणीय जल से होता है, नगरीय अपशिष्ट से होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये सारे के सारे कारक जिम्मेदार हैं मृदा प्रदूषण के लिए। और भी कई सारे कारक हैं, जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, और भूमिगत अपशिष्ट, और अम्ल वर्षा, खनन अपशिष्ट। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके के आप सारे कारकों को याद कर सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था E.A. नॉर्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, E.A. नॉर्स ने सन 1980 में। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम अगर आपसे पूछे तो E.A. नॉर्स ने किया था, लेकिन अगर सर्वप्रथम नहीं लिखा होता जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वॉल्टर जी रोजेन। ठीक है ना, आपका आंसर फिर ये होता। इन्होंने 1985 में इस शब्द का प्रयोग किया था। इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये तो 1972 में पारित किया गया था। अगर पूछ ले आपसे कि वन संरक्षण अधिनियम, तो आपका आंसर होगा यहां पर 1980 में। लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछ ले कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में। और अगर आपसे यहां पूछ ले जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था, तो ये हो जाएगा 1974 में। और हाँ, राष्ट्रीय वन नीति अगर आपसे पूछ ले, राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 1988 में। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये रिपीटेड है। छात्रों के लिए कुल इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस संगठन ने जो है कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ठीक है, कोलैब कैड।
तो ये जो लॉन्च किया है ये किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर और सीबीएसई ने। तो इस हिसाब से सही जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1976 में, ठीक है, 1976 में इसको बनाया गया था। और इसकी डीजी की बात करें, डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल, तो इसकी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं नीता वर्मा, ठीक है, नीता वर्मा इसकी डायरेक्टर जनरल है। बात करें अगर इसके हेड क्वार्टर की, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और उसके बाद ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है। और सीबीएसई के बारे में मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा है, तो सीबीएसई के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। और चलिए आप, एक सवाल आपके लिए है, आपको ये बताना है कि सीबीएसई की जो स्थापना है वो कब हुई थी, ठीक है, पूरी डेट आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली बच्चों के लिए युविका नामक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है किस भारतीय संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है। ये युविका जो है ये एक प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा इंग्लिश में YUVIKA, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फुल फॉर्म हो जाएगा युवा विज्ञान कार्यक्रम, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर युवा विज्ञान कार्यक्रम, ठीक है, युवा विज्ञान कार्यक्रम। आपसे युविका ना करके युवा विज्ञान कार्यक्रम करके पूछ सकता है, ठीक है। तो ये किसने शुरू किया, तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट इसरो के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है, ठीक है, इसरो के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये इसरो जो है हमारा स्पेस एजेंसी है ये, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसके डायरेक्टर कौन है इस समय, तो इसके डायरेक्टर हैं इस समय वो हैं के सिवन, ठीक है, डायरेक्टर जो है इसके वो हैं के सिवन, ओके। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना जो है वो की थी विक्रम साराभाई ने, ठीक है, विक्रम साराभाई ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है, किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। तो जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, बाइजू को, ठीक है, बाइजू को जो है इसमें शामिल किया गया है। देखिए जो बाइजू है और एक रिलायंस जियो, ठीक है, रिलायंस जियो ने को जो है इसमें शामिल किया गया है। और क्योंकि इसमें हमसे पूछा हुआ था लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो बाइजू आपको याद रखना है, ठीक है। तो बाइजू के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए बाइजू जो है इसकी स्थापना, ये कंपनी आप फ़ोन वगैरह चलाते होंगे तो देखा होगा आपने, और टीवी वगैरह पे भी इसके ऐड आते हैं बाइजू बाइजू करके। तो ये कंपनी है और ये कंपनी बनाई गई थी बाइजू रविंद्रन के द्वारा, ठीक है, बाइजू रविंद्रन के द्वारा जो बनाई गई थी। और इस कंपनी का जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में ही है, ठीक है, बेंगलुरु यानी कर्नाटक, ठीक है। तो इतना पॉइंट जो है इसके बारे में आपको याद रखना है। अभी हाल ही में जो है बाइजू ने आकाश इंस्टीट्यूट को खरीद लिया है, ठीक है, आकाश इंस्टीट्यूट को खरीदा है किसने, बाइजू ने। आकाश इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा इसके बारे में, IIT JEE वगैरह की तैयारी जो है ये इंस्टीट्यूट करवाता है ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यू एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं,
और इन दोनों वीडियो में मैंने जो है, काफ़ी शॉर्ट वीडियो थी इसलिए 2 पार्ट बनाए हैं, और मैंने सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन बन सकता था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर वो सारे के सारे कवर करवा रखे हैं। ठीक है, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उससे आप ज़रूर देख लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमफिल को जो है हटा दिया गया है शिक्षा प्रोग्राम के तहत। ठीक है, एजुकेशन प्रक्रिया में एमफिल जो होता था उसे हटा दिया गया है, अब सीधा जो है पीएचडी करेंगे व्यक्ति। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, तो 2020 की पॉलिसी तो नई पॉलिसी हो गई। जो पुरानी पॉलिसी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे पहले कौन सी थी तो याद रखना 1986 में आई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, और फिर अब जो आई है वो आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो आपसे पूछ सकता है कि पहली शिक्षा नीति कब आई थी, तो 1986 में आई थी। और जो शिक्षा है ये किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, कनकरेंट लिस्ट में आता है ये। ठीक है, और ये जो नई शिक्षा नीति है वो किस के द्वारा तैयार की गई है, तो के कस्तूरी रंजन। ठीक है, के कस्तूरी रंजन के द्वारा जो है ये तैयार की गई है। और इस शिक्षा नीति के तहत 10+2 का जो मॉडल था, ठीक है, अभी भी चलता था। ठीक है, 10+2 यानी 10th के बाद 12th कर लो तो 10+2 हो गया था। अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कर दिया गया है 5+3+3+4। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस कोष की स्थापना पर जोर देगा? किस कोष की स्थापना पर जोर देगा? तो ये देगा जेंडर इंक्लूजन फंड पे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो पहला जो आज का सवाल है वो ये है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुक्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? ठीक है, मुक्त शिक्षा योजना, तो ये घोषणा की है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, हरियाणा सरकार ने। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जो है मुक्त शिक्षा योजना की घोषणा की है, और ये मुक्त शिक्षा रहेगी केजी से लेकर पीजी तक। ठीक है, यानी कि जो एलकेसी होता है, ठीक है, नर्सरी के बाद एलकेसी, वहाँ से लेकर के पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो शिक्षा होगी वो मुफ्त में दी जाएगी। ठीक है, कौन देगा? तो हरियाणा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? ठीक है, भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 71वें स्थान पर रहा है भारत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सूट, ये सूट है, ठीक है, सूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी बनी है? ठीक है, जो कि अंतरिक्ष में शूट हुई है, तो वो बनी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, द चैलेंज। ठीक है, द चैलेंज एक ऐसी मूवी है जो कि विश्व की पहली ऐसी मूवी बनी है जो कि अंतरिक्ष में शूट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जो है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है? राशन आपके द्वार योजना शुरू की है, तो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश ने जो है ये पहल की है कि जो राशन होगा वो अब घर घर जो है पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है गोवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, गोवा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किस राज्य में 29वां हुनर हाट सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ठीक है, हुनर हाट सम्मेलन का उद्घाटन किया है। देखिए, पहले तो ये चीज़ याद रखनी है, कौन सा था ये? तो 29वां था ये। ठीक है, और कहाँ पर? तो याद रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश में। लोकल फॉर वोकल इस बार इसकी थीम थी।
ठीक है, लोकल फॉर वोकल। और याद रखें उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार, ठीक है, मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कुंग फू नन को जो है ये पुरस्कार इस साल दिया गया है। ठीक है, 2021 का पूछ रहा है ये, तो कुंग फू नन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल, टोटल नहीं होगा, पोर्टल है, ठीक है, पोर्टल विकसित किया है? तो रोजगार बाजार 2.0 नामक जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, अच्छा सरकार, ये गलत हो गया। विश्व पोलियो दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर को जो है विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। और इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। ठीक है, डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस इस बार की इसकी थीम थी। एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है जो टीबी, विश्व टीबी दिवस जो है मनाया गया है उसकी थीम काफ़ी पूछी जा रही है। यूपी पीसीएस के अभी एग्ज़ाम में आया था 24 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो याद रखें इसकी जो थीम थी वो थी द क्लॉक इज़ टिकटिंग। ठीक है, द क्लॉक इज़ टिकिंग, ये थी इस बार की थीम इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराया? ठीक है, 24 अक्टूबर को ये मैच हुआ था और इस अक्टूबर में 24 अक्टूबर को ये मैच हुआ था और इस दिन जो है पाकिस्तान ने भारत को हराया है और बहुत ही बुरी तरह से हराया है। तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 10 विकेटों से जो है हरा दिया। ठीक है, पाकिस्तान ने भारत को। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कि पाकिस्तान की जो टीम थी उसका कप्तान कौन था? ठीक है, उसका कप्तान कौन था ये आपको बताना है। पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन था जो मैच आयोजित किया गया था? ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर आपको जो है UGC नेट पेपर 1 से रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और रही PDF की बात, तो PDF के लिए मैंने हमेशा बताता हूँ कि आपको जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। स्टडी विद अस के नाम से PDF, स्टडी विद अस PDF नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इसको आप ज्वाइन कर लें। यहीं पर जो है आपको पिक वाले नोट्स और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं और इसकी जो करंट अफेयर की PDFs होगी ये भी आपको जो है वहीं पे ही दी जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लें अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो। सो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।